नोएडा मिडिल क्लास की हाउसिंग सिटी से लग्जरी प्रॉपर्टी कैपिटल तक का सफर। और इस सफर में किसी को पता भी नहीं चला कि कब नोएडा में सस्ता घर कहीं खो गया। कैसे बन गया नोएडा वेल्थ इनइक्वालिटी का पोस्टर बॉय। क्यों नोएडा में घर देश के सबसे महंगे मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट को भी दे रहे हैं चुनौती। नोएडा में न उतने जॉब्स बढ़े और न ही इनकम, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बेतहाशा बढ़ी कि देश भर के बड़े और लिस्टेड डेवलपर्स यहां प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्या यहां के लोकल इकोनॉमी और जॉब मार्केट में इतना डेप्थ है कि ये और एब्जॉर्ब कर सके 10-5 करोड़ के अपार्टमेंट्स, या फिर नोएडा बन गया है इंडिया का नया ब्लैक मनी पार्किंग डेस्टिनेशन। क्या नोएडा लग्जरी हाउसिंग के साथ ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल सिटी के तौर पर भी फंक्शन कर रहा है, या सिर्फ महंगे अपार्टमेंट ही लग्जरी की कॉलिंग कार्ड है शहर में। ये कहानी सिर्फ नोएडा में महंगे लॉन्च हो रहे लग्जरी प्रॉपर्टी की नहीं है। ये कहानी है नोएडा के अफोर्डेबल सिटी से लग्जरी मार्केट तक के पूरे खेल की, सर्विस इकोनॉमी से इन्वेस्टर इकोनॉमी के बदलते डायनामिक्स की। और ये कहानी है देश और दुनिया के लिए एक अर्बनाइजेशन मॉडल और हाउसिंग पॉलिसी के फेल्ड केस स्टडी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। एक परिवार, एक शहर और बदलता हुआ सपना। साल 2010 की कल्पना कीजिए। दिल्ली के मयूर विहार में किराए पर रहने वाला एक परिवार रविवार की सुबह नोएडा आया है। पति की नौकरी दिल्ली में है, पत्नी वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। दोनों की कुल मासिक आय करीब 70,000 रुपए है। दिल्ली में अच्छा 2 बेडरूम फ्लैट खरीदना उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन नोएडा में उन्हें उम्मीद दिखाई देती है। एक नए सेक्टर में उन्हें अंडर कंस्ट्रक्शन 2 BHK दिखाया जाता है। चौड़ी सड़क होगी, पार्क होगा, क्लब होगा, स्विमिंग पूल होगा, मेट्रो आएगी, एक्सप्रेसवे पास होगा। कीमत 35-40 लाख के आसपास है। बुकिंग के लिए केवल कुछ लाख रुपए चाहिए और बाकी पैसा बैंक फाइनेंस कर देगा। सेल्समैन उनसे कहता है, सर, दिल्ली से सिर्फ आधे घंटे की दूरी है, 4 साल बाद यह जगह पहचान में नहीं आएगी। परिवार फ्लैट बुक कर देता है। अब उसी परिवार को जुलाई 2026 में नोएडा के किसी नए प्रोजेक्ट में ले जाइए। सेल्स लाउंज पहले से कहीं ज्यादा भव्य है। इटालियन मार्बल, डबल हाइट लॉबी, प्राइवेट लिफ्ट, स्काई लाउंज, गोल्फ व्यू और कॉन्सियर्ज सर्विस, सबकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब 2 BHK या छोटा 3 BHK कोई एंट्री लेवल हाउसिंग नहीं है। प्रोजेक्ट कम से कम 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ से शुरू हो रहा है। जिस शहर को कभी दिल्ली के मुकाबले मिडिल क्लास हाउसिंग अल्टरनेटिव माना गया था, वही शहर क्या अब भी पूछ रहा है, आपके पास कितना बजट है? नहीं, आज उससे भी बड़ा सवाल, आपकी नेटवर्थ कितनी है? यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे 50 साल की अर्बन प्लानिंग, सरकारी लैंड पॉलिसी, बिल्डर फाइनेंसिंग, होम बायर स्पेकुलेशन, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल्थ इनइक्वालिटी की पूरी एक कहानी है। नोएडा मूल रूप से कोई अफोर्डेबल हाउसिंग सिटी बनाकर स्थापित नहीं किया गया था। यह एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप था। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग इस शहर की शुरुआती ग्रोथ का ड्राइवर बनी। बाद में हाउसिंग शहर की जरूरत नहीं, अथॉरिटी की रेवेन्यू मशीन और बिल्डर्स का फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनती चली गई। नोएडा का संकट आज ये नहीं है कि यहां लग्जरी हाउसिंग बन रही है। हर बड़े शहर में लग्जरी हाउसिंग की जगह होती है। संकट यह है कि जिस वर्कफोर्स, मिडिल क्लास और सर्विस इकोनॉमी ने इस शहर को बनाया, उसके लिए नई हाउसिंग सप्लाई लगातार शहर से बाहर धकेली जा रही है। नोएडा आखिर बनाया क्यों गया था? नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1976 में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट एक्ट के तहत हुई थी। आधिकारिक रूप से इसका उद्देश्य एक प्लान्ड, इंटीग्रेटेड और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी विकसित करना था, जो दिल्ली से जुड़ा हो लेकिन अपनी एम्प्लॉयमेंट बेस भी पैदा करे। इससे पहले यह इलाका मुख्यतः गांव और कृषि भूमि का क्षेत्र था। एक स्टडी के अनुसार
1991 से पहले वर्तमान नोएडा क्षेत्र में 81 गांव शामिल थे। शुरुआती मास्टर प्लान का लक्ष्य लगभग 10,000 छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलप करना, करीब 41,000 इंडस्ट्रियल जॉब्स पैदा करना और 3,75,000 लोगों के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाना था। इस योजना का मूल सिद्धांत बहुत अच्छा था। जहां रोजगार होगा वहीं उसके आसपास हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, स्कूल्स और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अर्थात नोएडा पहले रेजिडेंशियल सबर्ब नहीं था, उसे केवल ऐसा बेडरूम सिटी नहीं बनना था जहां लोग सोएं और नौकरी के लिए दिल्ली जाएं। योजना एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी की थी, इंडस्ट्री भी, जॉब्स भी और हाउसिंग भी। नोएडा की आबादी 1991 में लगभग 1,47,000 थी, जो 2011 की जनगणना तक बढ़कर करीब 6,37,000 हो गई। मास्टर प्लान 2031 ने करीब 25 लाख आबादी के लिए व्यवस्था की कल्पना की। शुरुआती मास्टर प्लानिंग में रेजिडेंशियल लैंड की भूमिका छोटी नहीं थी। मास्टर प्लान 2001 में विकसित क्षेत्र का लगभग 49.2% हिस्सा रेजिडेंशियल यूज के लिए प्रस्तावित था, लेकिन हाउसिंग को इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के साथ जोड़ा गया था, उससे अलग कोई स्पेकुलेटिव कमोडिटी की तरह नहीं। यही नोएडा और दिल्ली के बीच पहला अंतर पैदा होता है। दिल्ली में जमीन सीमित थी, अप्रूवल्स जटिल थे और पुरानी आबादी के कारण रीडेवलपमेंट कठिन था। नोएडा में जमीन एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियंत्रण में थी। अथॉरिटी केवल जमीन एक्वायर कर सकती थी, उसका लैंड यूज तय कर सकती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर प्लॉट्स लीज पर दे सकती थी और पूरे शहर को सेक्टर्स में विकसित कर सकती थी। इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल ने शुरुआती विकास को तेज किया, लेकिन इसी मॉडल के भीतर भविष्य के संकट का बीज भी छिपा था, क्योंकि नोएडा में एक ही संस्था कई भूमिकाएं निभा रही थी। वही लैंड एग्रीगेटर थी, वही प्लानर थी, वही डेवलपर थी, वही अलॉटमेंट अथॉरिटी थी, वही रेगुलेटर थी और बिल्डर्स की सबसे बड़ी क्रेडिटर भी वही बन गई। जिस संस्था को बिल्डर पर कार्रवाई करनी थी, उसी का हजारों करोड़ रुपया बिल्डर से रिकवर होना था। यह कॉन्फ्लिक्ट बाद में नोएडा की बदहाली में निर्णायक साबित हुआ। नोएडा शुरुआत में सस्ता कैसे बना? यहां एफोर्डेबल शब्द को सावधानी से समझना होगा। नोएडा में शुरुआती अधिकांश हाउसिंग उस अर्थ में सरकारी सोशल हाउसिंग नहीं थी जिस अर्थ में गरीब परिवारों को भारी सब्सिडी देकर घर दिया जाता है। नोएडा मुख्य रूप से दिल्ली के मुकाबले कंपैरेटिवली एफोर्डेबल था। इस रिलेटिव एफोर्डेबिलिटी के 5 कारण थे। पहला कारण था राज्य के नियंत्रण में उपलब्ध बड़ी मात्रा में जमीन। दिल्ली में जमीन की कीमत में स्कार्सिटी और पुरानी अर्बन सेटलमेंट का प्रीमियम शामिल था। नोएडा में सरकार गांव से जमीन एक्वायर करके बड़े पैमाने पर सेक्टर्स विकसित कर रही थी। इससे शुरुआती लैंड इनपुट कॉस्ट और प्राइवेट लैंड असेंबली रिस्क अपेक्षाकृत कम रहा। दूसरा कारण था प्लॉटेड डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव हाउसिंग। पुराने नोएडा के कई सेक्टर्स में अथॉरिटी प्लॉट्स, लो राइज हाउसेस, अपार्टमेंट सोसाइटीज और इंस्टीट्यूशनल हाउसिंग विकसित हुए। प्रोडक्ट साइज और एमिनिटीज आज के लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं थे। घर खरीदार अपनी प्रॉपर्टी बिल्डर के ब्रांड के बजाय लोकेशन, प्लॉट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदता था। तीसरा कारण था दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी। ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में काम करने वाले परिवार कंपैरेटिवली कम कीमत पर सीमा पार घर खरीद सकते थे। शहर दिल्ली से अलग राज्य में था, लेकिन व्यवहार में दिल्ली के लेबर और हाउसिंग मार्केट का हिस्सा बन रहा था। चौथा कारण था एम्प्लॉयमेंट बेस। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट यूनिट्स, मीडिया, आईटी और सर्विस बिजनेसेस के आने से केवल स्पेकुलेटिव डिमांड नहीं बनी, वास्तविक वर्कर्स और प्रोफेशनल्स की हाउसिंग डिमांड भी पैदा हुई। पांचवा कारण था देश में इसी दरमियान हाउसिंग फाइनेंस का विस्तार। इंडिया में होम लोन पेनिट्रेशन बढ़ने, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल होने और लॉन्गर टेन्योर मॉर्गेजेज उपलब्ध होने से पहली बार बड़ी संख्या में मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स
फ्यूचर इनकम के आधार पर घर खरीद सके। इसी कॉम्बिनेशन ने नोएडा को दिल्ली का सस्ता विकल्प बनाया। लेकिन यहां पर एक सटल डिफरेंस था। सस्ता घर और एफोर्डेबल सिटी एक ही चीज नहीं है। सस्ता घर वो है जिसकी बुकिंग प्राइस कम दिखाई दे। एफोर्डेबल सिटी वो है जहां घर की कीमत हाउस होल्ड इनकम के अनुपात में हो, कम्यूट मैनेजेबल हो, स्कूल अस्पताल उपलब्ध हो, मेंटेनेंस कॉस्ट एफोर्डेबल हो और पोजीशन का रिस्क ना हो। नोएडा की शुरुआती सफलता ने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक समझ लिया। कम इनिशियल प्राइस को एफोर्डेबिलिटी मान लिया गया। डिलीवरी रिस्क, लीज होल्ड ड्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिले और फ्यूचर मेंटेनेंस को कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया गया और इसलिए हाउसिंग प्लानिंग से ज्यादा फाइनेंशियल मॉडल बन गई। नोएडा की असली रेजिडेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन 2000 के दशक में तेज हुई। एक्सप्रेसवे कॉरिडोर्स, आईटी ऑफिसेज, बेहतर रोड्स और दिल्ली से कनेक्टिविटी ने नए सेक्टर्स को अट्रैक्टिव बनाया। लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ अथॉरिटी ने इंडिविजुअल प्लॉट्स और लिमिटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग से आगे बढ़कर बड़े ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स डेवलपर्स को अलॉट करने शुरू किए। सीएजी के अनुसार 2005-6 से 2017-18 के बीच नोएडा अथॉरिटी ने 28 ग्रुप हाउसिंग स्कीम्स निकाली, जिनमें 24 स्कीम्स में अलॉटमेंट हुआ है। सबसे तेज एक्सपेंशन 2009-10 में हुआ। ऑडिट के अनुसार पूरे ऑडिट पीरियड में अलॉट किए गए ग्रुप हाउसिंग एरियाज का लगभग 42.98% और अलॉटमेंट की संख्या का 46.27% अकेले 2009-10 में अलॉट हुआ। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रियल एस्टेट डिमांड और लिक्विडिटी को सहारा देने के नाम पर अलॉटमेंट कंडीशंस बहुत आसान कर दी गई। 2006-7 की स्कीम में लीज डीड से पहले बिल्डर को कम से कम 40% लैंड प्रीमियम देना होता था। इसे पहले 20% और मई 2009 में घटाकर केवल 10% कर दिया गया। बिल्डर्स को रीपेमेंट के लिए लंबी अवधि और मोरेटोरियम भी मिला। सीएजी ने कहा कि यह राहत उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों से आगे चली गई और इससे बिल्डर्स को बड़े प्लॉट्स बहुत कम इनिशियल कैपिटल में हासिल करने का अवसर मिला और यहीं से नोएडा का इनफेमस फाइनेंसिंग मॉडल बना, जो डेफर्ड लैंड पेमेंट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। बिल्डर को जमीन खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं चाहिए था। वो लैंड प्रीमियम का छोटा हिस्सा देकर प्लॉट हासिल कर सकता था, फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करता, एडवर्टाइजमेंट चलाता, होम बायर्स से बुकिंग अमाउंट और कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट लेता। उसी कस्टमर के पैसे से कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, पुराने प्रोजेक्ट की लायबिलिटी और अथॉरिटी की इंस्टॉलमेंट्स चुकाने की कोशिश होती। इस मॉडल को आसान भाषा में ऐसे समझिए। अथॉरिटी ने बिल्डर को जमीन उधार पर दी, बैंक ने बायर को होम लोन दिया, बायर ने न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया। बिल्डर के पास अपना इक्विटी कैपिटल सबसे कम था, लेकिन कंट्रोल सबसे ज्यादा था। पूरी चेन एक एजम्पशन पर टिकी थी, नई बुकिंग लगातार आती रहेगी। जब तक नया बायर पैसा देता रहा, पुराना प्रोजेक्ट चलता रहा। लेकिन सेल्स धीमी होते ही पूरा स्ट्रक्चर टूट सकता था। यह ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं था, यह एक लेवल का लेवरेज्ड कैश फ्लो चेन था, जिसमें सबसे कमजोर प्रोटेक्शन होम बायर के पास था। सीएजी ने पाया कि कम इनिशियल पेमेंट और डेफर्ड प्रीमियम्स की व्यवस्था के कारण 2664 करोड़ 96 लाख की रिसिप्ट टल गई। जिन बिल्डर्स को यह फैसिलिटी दी गई थी, उनसे मार्च 2020 तक ओवरड्यू राशि लगभग 9864 करोड़ 87 लाख की हो चुकी थी। बाद में 2017 में अथॉरिटी को अपफ्रंट रिक्वायरमेंट दोबारा 40% करनी पड़ी। प्रश्न यह है कि यदि 10% वाला मॉडल इतना खतरनाक था, तो उस समय इसे अट्रैक्टिव क्यों माना गया? क्योंकि इससे तीनों पक्षों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखाई दिया। अथॉरिटी को लगा कि अधिक प्लॉट्स अलॉट होंगे और फ्यूचर में बड़ा प्रीमियम
और इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्डर को कम इक्विटी में हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट कंट्रोल करने का अवसर मिला। बायर को दिल्ली के मुकाबले कम एंट्री प्राइस और इंस्टॉलमेंट बेस्ड ओनरशिप का सपना मिला। सभी को इमीडिएट बेनिफिट दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क होम बायर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में छिपा दिया गया। यानी नोएडा की अफोर्डेबिलिटी का एक हिस्सा एफिशिएंसी से आया था, लेकिन दूसरा हिस्सा रिस्क को फ्यूचर में धकेलने से आया था। यह था नोएडा के अफोर्डेबल प्राइस के पीछे छिपा अनअफोर्डेबल रिस्क। मान लीजिए किसी परिवार ने 45 लाख का फ्लैट खरीदा। उस समय घर सस्ता लग रहा था, लेकिन पोजीशन 5 से 8 साल लेट हो गया। इस दौरान परिवार ने क्या भुगतान दिया? एक तरफ होम लोन की प्री ईएमआई या ईएमआई, दूसरी तरफ किराया, तीसरी तरफ लीगल और एसोसिएशन एक्सपेंसेस, चौथी तरफ डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लंबा कम्यूट, पांचवी तरफ उस कैपिटल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अधूरे प्रोजेक्ट में फंसा रहा। इस स्थिति में 45 लाख का घर वास्तव में 45 लाख का नहीं रहा। उसका फाइनेंशियल और इमोशनल कॉस्ट कई गुना बढ़ गया। सीएजी के अनुसार ऑडिट किए गए नोएडा के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में मार्च 2020 तक केवल 37.17% प्रोजेक्ट्स पूरी तरह कंप्लीट थे, 30.97% पार्शियली कंप्लीट थे और 31.86% इनकम्प्लीट थे। 1,30,005 सैंक्शन फ्लैट्स में केवल 72,697, लगभग 55.92% को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिले थे। ऑडिट ने यह भी कहा कि अधिकांश अलॉटमेंट 2010-11 तक हो चुके थे, फिर भी लगभग 44% फ्लैट्स 8 वर्ष से अधिक समय के बाद भी कंप्लीशन की प्रतीक्षा में थे। आम्रपाली इस मॉडल का सबसे प्रसिद्ध मिसाल बना। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में होम बायर फंड्स के डायवर्जन, अथॉरिटीज तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फेलियर और समय पर मॉनिटरिंग न होने पर गंभीर टिप्पणियां की गई। कोर्ट रिकॉर्ड्स में यह बात सामने आई कि बायर्स से लैंड प्रीमियम को ध्यान में रखकर पैसा लिया गया, लेकिन अथॉरिटी ड्यूज भी नहीं चुकाए गए और फंड्स का एंड यूज सुरक्षित नहीं रखा गया। लेकिन नोएडा की समस्या किसी एक बिल्डर आम्रपाली की ही नहीं थी, वो एक इकोसिस्टम फेलियर था। बिल्डर ने कस्टमर एडवांसेज को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ट्रस्ट मनी की तरह नहीं देखा। बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने कई मामलों में बायर की रीपेमेंट कैपेसिटी तो जांची, लेकिन उस प्रोजेक्ट की एक्सिक्यूशन कैपेसिटी और मनी ट्रेल को उतनी गंभीरता से नहीं जांचा। अथॉरिटी ने डिफॉल्ट्स के बावजूद लैंड अलॉटमेंट कैंसिल करने, सिक्योरिटी इन्वोक करने या फर्दर अलॉटमेंट रोकने में पर्याप्त तत्परता नहीं दिखाई। पॉलिटिकल सिस्टम ने समय समय पर रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग और रिलीफ पैकेज दिए, लेकिन पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और प्रमोटर असेट रिकवरी नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि बिल्डर डिफॉल्ट और होम बायर डिफॉल्ट को अलग अलग स्टैंडर्ड से देखा गया। बिल्डर ने अथॉरिटी का हजारों करोड़ नहीं दिया तो रीस्ट्रक्चरिंग की संभावना बनी। होम बायर ने कुछ ईएमआई मिस किया तो क्रेडिट स्कोर, पेनाल्टी और रिकवरी शुरू हो गई। यही नोएडा हाउसिंग स्टोरी का एक नैतिक संकट था। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसकी गलती थी, अथॉरिटी की या बिल्डर की? इस प्रश्न का जवाब बिल्डर फ्रॉड कहकर पूरा नहीं होता। अथॉरिटी और राज्य सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी। इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नोएडा अथॉरिटी और पॉलिसी मेकिंग सिस्टम की थी। अथॉरिटी ने बड़े प्लॉट्स एसेट डेवलपर्स को दिए जिनकी वास्तविक नेटवर्थ और एक्सिक्यूशन कैपेसिटी उस स्केल के अनुरूप हमेशा नहीं थी। उसने लैंड प्रीमियम का अपफ्रंट हिस्सा कम किया, कंसोर्टियम कंडीशंस को आसान की और रीपेमेंट को भविष्य की सेल्स पर डिपेंडेंट होने दिया। सीएजी ने यह भी पाया कि कंसोर्टियम में लीड मेंबर की मिनिमम शेयर होल्डिंग को 51% से घटाकर 26 से 30% किया गया और उसका कमिटमेंट पूरे प्रोजेक्ट के बजाय शुरुआती फेज तक सीमित होने दिया गया। ऑडिट के अनुसार इससे
लीड डेवलपर की जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कमजोर हुई। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक नहीं थी, यह गलत इंसेंटिव का स्ट्रक्चर था। अथॉरिटी बिल्डर की रेगुलेटर भी थी और क्रेडिटर भी। यदि वो अलॉटमेंट कैंसिल करती तो अपने बुक्स में रिसीवेबल और लैंड रेवेन्यू का नुकसान स्वीकार करना पड़ता। यदि वो डिफॉल्ट इग्नोर करती तो ड्यूज कागज पर बढ़ते रहते, लेकिन होम बायर्स की रजिस्ट्री और पोजीशन फंस जाती। ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जिसमें रेगुलेटर इन्फोर्समेंट के बजाय पोस्टपोनमेंट चुनता है। सीएजी की ब्रॉड ऑडिट ने प्लानिंग, एक्विजिशन, प्राइसिंग और अलॉटमेंट में गंभीर लैप्सेस दर्ज किए। ऑडिट रिपोर्टिंग में यह भी कहा गया कि नोएडा का डेवलपमेंट अपने मूल इंडस्ट्रियल उद्देश्य से दूर चला गया और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट डोमिनेंट एक्टिविटी बन गया। बिल्डर्स की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि बिल्डर्स डायरेक्ट यहां पर कॉमर्शियल एक्टर्स थे। उन्होंने जितना कैपिटल वास्तव में उपलब्ध था उससे कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए। कई कंपनियां एक साथ दर्जनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही थी। नया पैसा पुराने ऑब्लिगेशन में लगाया गया। प्रोमोटर्स ने कंपनी स्ट्रक्चर, सब्सिडियरीज और क्रॉस ट्रांजैक्शंस के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी को कॉम्प्लेक्स बनाया। डिले मार्केट डाउन टर्न से हो सकता है, लेकिन कस्टमर मनी डाइवर्जन, फॉल्स कमिटमेंट्स, बिना अप्रूवल सेल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और लगातार नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना केवल मार्केट रिस्क नहीं है, ये गवर्नेंस फेलियर, या खुलकर कहें तो ये फ्रॉड था। एफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर कई डेवलपर्स ने ऐसा प्रोडक्ट बेचा जिसमें एफोर्डेबिलिटी केवल बुकिंग के ब्रोशर में थी, एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं थी। बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जिम्मेदारी को भी समझना जरूरी है। बैंक्स का तर्क रहा कि लोन बायर को दिया गया था, बिल्डर को नहीं। लेकिन प्रैक्टिस में क्या था? अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लोन एक मार्केटिंग सर्टिफिकेट बन जाता था। बायर को यह समझाया जाता था कि जब बड़े बैंक ने प्रोजेक्ट अप्रूव किया है तो लैंड टाइटल, परमिशंस और फाइनेंशियल वायबिलिटी जांची ही गई है। कई मामलों में बैंक का प्राइमरी फोकस इंडिविजुअल बोरोअर की ईएमआई पेइंग कैपेसिटी रहा। प्रोजेक्ट कैश फ्लो, फंड डाइवर्जन और कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग पर्याप्त मजबूत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में अथॉरिटीज के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स की भूमिका एक ऐसे इकोसिस्टम को फ्यूएल कर रही थी जहां नोएडा के कई लॉन्चेस केवल एंड यूजर डिमांड से नहीं चलते थे। प्री लॉन्च डिस्काउंट, अलॉटमेंट ट्रांसफर और पोजीशन से पहले रीसेल ने प्रॉपर्टी को कंजम्पशन असेट से ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ब्रोकर नेटवर्क ने फ्यूचर मेट्रो, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और कॉमर्शियल हब को प्रेजेंट प्राइसिंग में बेच दिया। इन्वेस्टर डिमांड ने डेवलपर्स को एक्चुअल लोकल इनकम की परवाह किए बिना प्राइस बढ़ाने का कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स को मुख्य अपराधी कहना भी गलत होगा। स्पेकुलेशन तभी बड़े सिस्टमिक रिस्क में बदलती है जब पॉलिसी उसे चीप लिवरेज, वीक डिस्क्लोजर्स और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट उपलब्ध कराती है। क्या होम बायर्स भी जिम्मेदार था नोएडा के इस बदलते रियल एस्टेट इकोसिस्टम के लिए? यह एक बहुत सिंपल केस होगा, ब्लेमिंग द विक्टिम का। हां, कुछ बायर्स ने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, केवल एप्रिसिएशन देखकर खरीदारी की या मल्टीपल यूनिट्स बुक किए। लेकिन एवरेज होम बायर को बिल्डर, अथॉरिटी और बैंक के बराबर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पूरी तरह उसके खिलाफ थी। बायर के पास प्रोजेक्ट अकाउंट देखने का कोई अधिकार तो नहीं था। अथॉरिटी बिल्डर ड्यूज का रिलायबल लाइफ डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की स्थिति नहीं पता थी उसे, और मार्केटिंग प्रॉमिसेस की वेरिफिकेशन का कोई प्रैक्टिकल मैकेनिज्म नहीं था उसके पास। सिस्टम ने बायर को कंज्यूमर कहा, लेकिन उससे प्रोफेशनल क्रेडिट एनालिस्ट जैसी ड्यू डिलिजेंस की एक्सपेक्टेशन रखी। और फिर वही हुआ जो ऐसे फ्रॉड इकोसिस्टम में होता है। 2013 से 2020 के बीच
नोएडा का मार्केट रुक गया। बूम के बाद करेक्शन आया। डिलीवरी क्राइसिस, कोर्ट केसेस, लैंड डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टर एग्जिट, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, एनबीएफसी लिक्विडिटी क्राइसिस और बाद में पैंडेमिक ने मार्केट को बदल दिया। 2013 के मार्केट डेटा में नोएडा में डिमांड और सप्लाई का बड़ा हिस्सा 60 लाख से 1 करोड़ की प्रॉपर्टीज में केंद्रित दिखाई देता था। यह उस समय अपर मिडिल क्लास मार्केट था, लेकिन लग्जरी मार्केट नहीं था। बाद के वर्षों में प्राइसेस ने लंबा स्टैग्नेशन देखा। लगभग 2019 के एक रेजिडेंशियल मार्केट असेसमेंट में कहा गया कि नोएडा में 5 वर्षों से प्राइसेस करीब 6000 से 6500 पर स्क्वायर फीट के आसपास बने हुए थे और डिमांड कमजोर हुई थी। यह स्टैग्नेशन कोई बुरी खबर नहीं था, इसने मार्केट को साफ भी किया। कमजोर बैलेंस शीट वाले डेवलपर्स पीछे हटे। बायर्स ने अंडर कंस्ट्रक्शन के बजाय रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस देना शुरू किया। ब्रांड, डिलीवरी रिकॉर्ड और प्रमोटर क्रेडिबिलिटी पहली बार लोकेशन और डिस्काउंट जैसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स बने। रेरा और स्क्रो रिलेटेड रूल्स ने कम से कम सिद्धांततः एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना मुश्किल किया। कोर्ट मॉनिटर कंप्लीशंस और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ने बायर्स को कुछ राहत दी, लेकिन यह रिजोल्यूशन धीमा और कॉस्टली रहा। सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज यह था कि नई सप्लाई पर अब बड़े, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर और ब्रांडेड डेवलपर्स का कंट्रोल बढ़ने लगा और ब्रांडेड डेवलपर का बिजनेस मॉडल अफोर्डेबल बिल्डर से अलग था। वो वॉल्यूम बेचकर छोटा मार्जिन कमाने की बजाय स्कार्सिटी, ब्रांड और एमिनिटीज के जरिए बड़े टिकट पर हाई मार्जिन कमाना चाहता था। यहीं से नोएडा में लग्जरी ट्रांजैक्शन की जमीन तैयार हुई। 2020 के बाद कीमतें अचानक क्यों बढ़ी? 2020 से Q1 2025 के बीच नोएडा की एवरेज रेजिडेंशियल प्राइस लगभग 4795 पर स्क्वायर फीट से बढ़कर 9200 पर स्क्वायर फीट हो गई, करीब 92% एप्रिसिएशन। ग्रेटर नोएडा में एवरेज प्राइस करीब 3340 से बढ़कर 6600 पर स्क्वायर फीट हुई, लगभग 98% की तेजी। लेकिन इस प्राइस राइज को केवल बहुत डिमांड है कहकर समझना अधूरा होगा। इसके पीछे सप्लाई और डिमांड दोनों का कंपोजिशन बदला है। पहला कारण, नई सप्लाई कम और प्रीमियम हुई। लीगेसी प्रोजेक्ट्स के संकट के बाद बड़ी मात्रा में चीप अंडर कंस्ट्रक्शन सप्लाई मार्केट से गायब हो गई। जो डेवलपर्स सर्वाइव कर पाए उन्होंने कम प्रोजेक्ट्स और ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लॉन्च किए। इससे मार्केट एवरेज अपने आप ऊपर चला गया। यदि पहले 10 प्रोजेक्ट में 6 अफोर्डेबल, 3 मिड इनकम और 1 लग्जरी था, तो अब 10 में 7 प्रीमियम या लग्जरी हैं, तो एवरेज प्राइस बढ़ेगा ही, भले ही हर हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर न बढ़ी हो। दूसरा कारण, यूनिट साइज बढ़ाया गया। लग्जरी शिफ्ट केवल पर स्क्वायर फुट रेट का खेल नहीं है। डेवलपर अपार्टमेंट साइज बढ़ाकर भी टोटल टिकट साइज बढ़ाता है। यदि रेट 12,000 पर स्क्वायर फीट है और अपार्टमेंट 1200 स्क्वायर फीट का है, तो बेसिक वैल्यू करीब 1 करोड़ 44 लाख होगी। लेकिन यदि उसी 12,000 रुपए के रेट पे यूनिट 2500 स्क्वायर फीट का बनाया जाए, तो बेसिक वैल्यू 3 करोड़ हो जाती है। इसमें पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, प्रेफरेंशियल लोकेशन, मेंटेनेंस डिपॉजिट, जीएसटी और अन्य चार्जेस जोड़ने पर टिकट और बड़ा हो जाता है। एक प्रॉपर्टी मार्केट को लग्जरी बनाने के लिए हर बार रेट दुगना करना जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट साइज और मैंडेटरी एमिनिटीज बढ़ाना पर्याप्त है। इसी तरह नोएडा में एवरेज लोडिंग, जो पहले 22 से 25% था, उसे बढ़ाकर अब 50% तक कर दिया बिल्डर ने, बिना किसी रेगुलेटरी डर के। अब एक 2000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का मतलब रह गया है बस 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। यह नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट की अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की एक और अहम वजह रही। तीसरा कारण, पोस्ट पैंडेमिक प्रेफरेंस। पैंडेमिक के बाद एफ्लुएंट हाउसहोल्ड्स में लार्जर होम्स, होम ऑफिस, बालकनीज, लो डेंसिटी कॉम्प्लेक्सेस और बेटर मैनेज्ड कम्युनिटीज की डिमांड बढ़ी। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में एनसीआर की प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग डिमांड में लार्जर कॉन्फ़िगरेशंस, एक्स्ट्रा रूम्स और एमिनिटी रिच कॉम्प्लेक्सेज की प्रेफरेंस स्पष्ट थी। 2 से 5 करोड़ की कैटेगरी ने एनसीआर सेल्स का 36% और लॉन्चेज का 27% हिस्सा लिया। 1 से 2 करोड़ की कैटेगरी ने
25% सेल्स और 24% लॉन्चेज का योगदान दिया। 1 करोड़ तक के होम्स केवल 18% सेल्स और 10% न्यू सप्लाई तक सीमित रह गए। चौथा कारण, डेवलपर्स का मार्जिन कैलकुलेशन। एफोर्डेबल प्रोजेक्ट में डेवलपर को कम कीमत पर अधिक यूनिट बनाने पड़ते हैं। लैंड कॉस्ट, अप्रूवल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, सीमेंट, स्टील, लेबर और कॉम्प्लायंस कॉस्ट लगातार बढ़ने पर एफोर्डेबल यूनिट का मार्जिन दबता है। लग्जरी प्रोजेक्ट में डेवलपर उसी जमीन पर बड़े अपार्टमेंट्स, प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस और ब्रांडिंग के जरिए अधिक रेवेन्यू निकाल सकता है। एफ्लुएंट बायर प्राइस इंक्रीज को मिडिल क्लास बायर की तुलना में अधिक एब्जॉर्ब कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी एनालिस्ट ने कहा है कि डेवलपर्स को प्रीमियम हाउसिंग में अधिक प्राइस पावर और बेहतर इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलता है, जिससे एफोर्डेबल सप्लाई अब दब रही है। पांचवा कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइस में कैपिटलाइज करना। नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर केवल मोबिलिटी नहीं है, वो प्रॉपर्टी प्राइसिंग का नैरेटिव है। एक्सप्रेसवेज, मेट्रो कॉरिडोर्स, ऑफिसेज, डेटा सेंटर्स और एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स को डेवलपर्स फ्यूचर वैल्यू को आज के प्रेजेंट प्राइस के रूप में बेच रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 15 जून 2026 से कॉमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। एयरपोर्ट खुलने के 1 महीने बाद शुरुआती पैसेंजर डिमांड और रूट्स का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा और कुछ एयरलाइंस ने कमजोर रूट्स वापस भी लिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि नोएडा का एयरपोर्ट कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देगा। इसका अर्थ केवल यह है कि रियल एस्टेट प्राइसेस कई बार एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी से पहले फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को कैपिटलाइज कर लेते हैं। इसलिए एयरपोर्ट के कारण प्राइस बढ़ना और एयरपोर्ट के कारण हाउस होल्ड इनकम बढ़ना दो अलग बातें हैं। जब तक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल इकोनॉमी समान गति से नहीं बढ़ते, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एप्रिसिएशन हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को और खराब कर सकती है। नोएडा में आज का मार्केट क्या बताता है? नोएडा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लॉन्च सेगमेंटेशन हर रिपोर्ट में अलग से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए एनसीआर डेटा को नोएडा डेटा बताना सही नहीं होगा, लेकिन रीजनल डायरेक्शन बहुत स्पष्ट है। 2025 में एनसीआर के लगभग 80% लॉन्चेज 1.5 करोड़ से ऊपर के थे। 2.5 करोड़ से अधिक कैटेगरी ने कुल लॉन्चेज का 55% शेयर लिया और 1.5 से 2.5 करोड़ कैटेगरी का हिस्सा 11% से बढ़कर 25% हो गया। 40 लाख से नीचे के होम्स की लॉन्च शेयर केवल 5% रह गई। एनसीआर के एवरेज कैपिटल वैल्यूज 2020 के लगभग 4,580 पर स्क्वायर फीट से बढ़कर 2025 में 9,300 पर स्क्वायर फीट तक पहुंचते दिखाए गए। 2025 में लॉन्चेज करीब 61,800 और सेल्स लगभग 57,200 यूनिट रही। एनसीआर का यह ट्रेंड सबसे ज्यादा नोएडा मार्केट में ही दिखता है। एक इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार 2025 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलकर एनसीआर के लगभग 34% रेजिडेंशियल लॉन्चेज और 32% सेल्स का हिस्सा थे। ग्रेटर नोएडा अकेले क्लस्टर की अधिकांश एक्टिविटी का केंद्र था, जिससे पता चलता है कि नोएडा सिटी की अफोर्डेबिलिटी इंक्रीजिंगली आउटर मार्केट्स की ओर शिफ्ट हो रही है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? नोएडा ने अफोर्डेबल हाउसिंग बंद नहीं की, उसने अफोर्डेबिलिटी का ज्योग्राफी ही बदल दिया। पहले अफोर्डेबिलिटी दिल्ली से नोएडा आई, फिर नोएडा से ग्रेटर नोएडा आई, फिर ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर गई, और अब लो इनकम वर्कफोर्स फॉर्मल प्लान्ड हाउसिंग से बाहर निकलकर अर्बन विलेजेस, गाजियाबाद बॉर्डर, खोड़ा, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज और रेंटल रूम्स की ओर जा रही है। हाउसिंग डिमांड खत्म नहीं हुई, वो केवल ऑफिशियल प्रीमियम मार्केट के डेटा से गायब हो गई। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि नोएडा के लग्जरी प्रॉपर्टी को अब कौन खरीद रहा है? जब एवरेज सैलरी इतनी नहीं बढ़ी तो 3, 5 या 10 करोड़ के फ्लैट नोएडा में कौन खरीद रहा है? जवाब है कि हाउसिंग मार्केट एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड से नहीं चलता। लग्जरी मार्केट पॉपुलेशन के छोटे लेकिन कैपिटल रिच हिस्से से चल सकता है। इनमें सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, एनआरआईज, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सेलर्स,
स्टॉक मार्केट बेनिफिशियरीज और मल्टीपल प्रॉपर्टी हाउसहोल्ड्स शामिल हो सकते हैं। एक बायर पुराना दिल्ली का घर या नोएडा में प्लॉट बेचकर नया लग्जरी अपार्टमेंट खरीद सकता है। उसके लिए परचेज सैलरी से नहीं, एक्यूमुलेटेड असेट वेल्थ से फंडेड होती है। दूसरा बायर बिजनेस इनकम या इक्विटी गेन्स से खरीद सकता है। तीसरा बायर प्राइमरी होम के बजाय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या स्टेटस असेट के रूप में प्रॉपर्टी ले सकता है। इसलिए लग्जरी सेल्स देखकर यह मानना गलत है कि शहर के सभी रेजिडेंट्स अमीर हो गए। यह केवल दिखाता है कि टॉप सेगमेंट के पास पर्याप्त परचेजिंग पावर है और डेवलपर्स ने प्रोडक्ट उसी सेगमेंट के लिए डिजाइन कर दिया है। प्रॉपर्टी मार्केट एक डेमोक्रेटिक वोट नहीं है जिसमें हर हाउसहोल्ड को एक वोट मिले। यह परचेजिंग पावर वोट है। जिसके पास अधिक कैपिटल है उसकी प्रेफरेंस अधिक सप्लाई क्रिएट करती है। इसलिए हजारों मिडिल क्लास फैमिलीज को 80 लाख का छोटा फ्लैट नहीं मिलता, लेकिन कुछ 100 एफ्लुएंट बायर्स के लिए 5-10 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। डेवलपर को हाउसहोल्ड की संख्या नहीं, अचीवेबल रेवेन्यू और मार्जिन दिखाई देता है। सबसे बड़ी पॉलिसी मिस्टेक कहां हुई नोएडा में? गलती नंबर 1, एफोर्डेबल हाउसिंग को चीप लैंड अलॉटमेंट मान लेना। सस्ती जमीन देकर बिल्डर को प्रोजेक्ट लॉन्च करने देना एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी नहीं है। एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में यह तय होना चाहिए कि फाइनल सेल प्राइस लैंड प्राइस से लिंक्ड कैसे होगा, अपार्टमेंट प्राइस हाउसहोल्ड इनकम के अनुपात में क्या होगा, यूनिट डिलीवरी कब होगी, फाइनेंस कैसे रिंग फेंस होगा और रीसेल स्पेकुलेशन कैसे नियंत्रित होगा। नोएडा ने इनपुट को सब्सिडाइज किया, लेकिन आउटपुट एफोर्डेबिलिटी को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया। गलती नंबर 2, बिल्डर को बहुत कम इक्विटी में बहुत बड़ी जमीन देना। जिस डेवलपर को प्रोजेक्ट लैंड प्रीमियम का छोटा हिस्सा देकर मिल गया, उसके पास फेलियर की स्थिति में बायर जितना स्किन इन द गेम नहीं था। फ्यूचर पॉलिसी में प्रमोटर इक्विटी और वेरीफाइड नेटवर्थ प्रोजेक्ट स्केल के अनुरूप होनी चाहिए। लैंड कॉस्ट और शुरुआती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बड़ा हिस्सा प्रमोटर को अपफ्रंट लगना चाहिए। गलती नंबर 3, प्रोजेक्ट फाइनेंस को कस्टमर एडवांसेज पर छोड़ना। घर खरीदने वाला व्यक्ति डेवलपर का अनसिक्योर्ड लेंडर नहीं होना चाहिए। कस्टमर पेमेंट केवल उसी प्रोजेक्ट में सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन के आधार पर इस्तेमाल होना चाहिए। लैंड, कंस्ट्रक्शन और सेल्स अकाउंट्स का रियल टाइम रिकॉन्सिलिएशन पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। गलती नंबर 4, अथॉरिटी की कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स। एक ही संस्था लैंड सेलर, रेगुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर और क्रेडिटर नहीं रह सकती। या कम से कम इन फंक्शंस के बीच इंस्टीट्यूशनल फायरवॉल जरूरी है। एनफोर्समेंट विंग को रेवेन्यू विंग से स्वतंत्र होना चाहिए, वरना बिल्डर डिफॉल्ट पर कार्रवाई हमेशा रेवेन्यू रिकवरी और पॉलिटिकल प्रेशर में फंसती रहेगी। गलती नंबर 5, हाईएस्ट लैंड प्राइस को डेवलपमेंट सक्सेस समझना। जब अथॉरिटी प्लॉट हाईएस्ट बिडर को बेचती है तो बिडर उस हाईएस्ट लैंड कॉस्ट को घर की कीमत में जोड़ेगा। अथॉरिटी को तत्काल अधिक रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन सिटी को एफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिलेगी। पब्लिक लैंड का उद्देश्य केवल मैक्सिमम ऑक्शन रेवेन्यू नहीं हो सकता। हाउसिंग लैंड को सोशल रिटर्न, एम्प्लॉयमेंट प्रॉक्सिमिटी और एफोर्डेबिलिटी आउटकम के आधार पर एलोकेट करना होगा। गलती नंबर 6, एफोर्डेबल हाउसिंग को शहर की सीमा से बाहर भेजना। सस्ता घर अगर वर्क प्लेस से 50-70 किलोमीटर दूर है तो वो वास्तव में सस्ता नहीं है। उसकी कीमत में फ्यूएल, टॉल, टाइम, व्हीकल ओनरशिप, लॉस्ट फैमिली टाइम और हेल्थ कॉस्ट भी जोड़िए। ट्रांजिट ओरिएंटेड एफोर्डेबल हाउसिंग को एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर के पास बनाना होगा। क्या कोई समाधान हो सकता है कि नोएडा जैसी गलती आगे न हो? पहला समाधान, बायर की रजिस्ट्री को बिल्डर ड्यूज से अलग करना। जिस बायर ने पूरा एग्रीड कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी देने की रेडीनेस दिखा दी, उसकी रजिस्ट्री बिल्डर के अथॉरिटी डिफॉल्ट के कारण
वर्षों तक नहीं रोकी जानी चाहिए। बिल्डर की लायबिलिटी प्रमोटर के पर्सनल वेल्थ और असेट्स, अनसोल्ड इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट रिसीवेबल्स और कॉर्पोरेट गारंटीज से रिकवर होनी चाहिए। 2026 की शुरुआत तक नोएडा की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में 57 लीगेसी प्रोजेक्ट शामिल थे। 21,034 अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स में से 6,855 के रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिली, लेकिन केवल 4,134 रजिस्ट्रेशन पूरी हो सकी। यह दिखाता है कि पॉलिसी रिलीफ के बावजूद एक्सिक्यूशन और लिटिगेशन बॉटलनेक्स जारी है। दूसरा समाधान, प्रोजेक्ट लेवल बैंकरप्सी। कोई ग्रुप लेवल इम्यूनिटी नहीं है। हर प्रोजेक्ट को अलग अलग स्पेशल पर्पस एंटिटी और अलग अकाउंट में रखा जाए। एक प्रोजेक्ट के बायर का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट, होटल, लैंड बैंक या प्रमोटर कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्रॉस कोलैटरलाइजेशन और रिलेटेड पार्टी पेमेंट्स पूर्ण डिस्क्लोजर के बिना प्रतिबंधित होने चाहिए। तीसरा समाधान, एफोर्डेबल हाउसिंग की नई परिभाषा। एफोर्डेबल हाउसिंग को केवल 45 लाख या 60 लाख की फिक्स्ड नेशनल लिमिट से नहीं परिभाषित किया जा सकता। नोएडा के लिए एफोर्डेबिलिटी को लोकल मीडियन हाउसहोल्ड इनकम, मॉर्गेज रेट और यूनिट साइज से जोड़ना होगा। एक कॉमन मेट्रिक यह हो सकता है कि हाउसिंग ईएमआई हाउस होल्ड की पोस्ट टैक्स इनकम के 30-35% से अधिक ना हो और टोटल हाउसिंग प्लस कम्यूट कॉस्ट 40-45% से अधिक ना हो। चौथा समाधान, पब्लिक रेंटल हाउसिंग। हर अर्बन वर्कर को घर खरीदना जरूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यंग प्रोफेशनल्स, नर्सेज, टीचर्स, सिक्योरिटी स्टाफ और गिग वर्कर्स के लिए प्रोफेशनली मैनेज्ड रेंटल हाउसिंग और डॉर्मिटरी स्टाइल एकोमोडेशन चाहिए। नोएडा की इकॉनमी को चलाने वाले लोग यदि इनफॉर्मल विलेजेस में रहने को मजबूर हैं तो सिटी प्लानिंग अधूरी है। पांचवा समाधान, इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू कैप्चर। एयरपोर्ट, मेट्रो या एक्सप्रेसवे से आसपास की लैंड वैल्यू बढ़ती है। उस एप्रिसिएशन का हिस्सा बेटरमेंट लेवी या डेवलपमेंट चार्ज के जरिए कैप्चर करके एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाया जा सकता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट लार्जली एग्जिस्टिंग लैंड ओनर्स और डेवलपर्स को मिलता है, जबकि उसका फिजिकल और एनवायरमेंटल कॉस्ट पूरे समाज पर पड़ता है। छठा समाधान, ट्रांजैक्शन प्राइस ट्रांसपेरेंसी। भारत में रियल ट्रांजैक्शन प्राइसेस, बिल्डर इंसेंटिव्स, अथॉरिटी ड्यूज और इन्वेंट्री डेटा बहुत फ्रैगमेंटेड है। हर प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक डैशबोर्ड होना चाहिए जिसमें लैंड टाइटल, अथॉरिटी ड्यूज, लिटिगेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, एस्क्रो इनफ्लो आउटफ्लो, ओसी स्टेटस और प्रॉमिस्ड पोजीशन डेट एक जगह दिखाई दें। बायर को ब्रोशर नहीं, प्रोजेक्ट बैलेंस शीट देखने का अधिकार चाहिए। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नोएडा एक हाउसिंग डेस्टिनेशन के तौर पर सफल हुआ या असफल। सवाल यह भी नहीं है कि कैसे नोएडा एक अफोर्डेबल हाउसिंग से लग्जरी डेस्टिनेशन में बदलता चला गया। नोएडा को पूरी तरह फेल्ड सिटी कहना भी गलत होगा। उसने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, प्लान्ड रोड्स और सेक्टर्स बनाए, दिल्ली एनसीआर की इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ाई और एक विशाल रेजिडेंशियल तथा कॉमर्शियल सेंटर तैयार किया। लेकिन हाउसिंग के मामले में नोएडा की सफलता क्वेश्चनेबल रही। पहले फेज में नोएडा ने सरकारी लैंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्लान्ड हाउसिंग के जरिए दिल्ली का कंपैरेटिवली अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव तैयार किया। दूसरे फेज में नोएडा ने लार्ज स्केल प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग को सस्ते क्रेडिट और डेफर्ड लैंड पेमेंट पर एक्सपैंड किया। तीसरे फेज में वही मॉडल स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, बिल्डर ड्यूज और होम बायर लिटिगेशन में फंस गया। और चौथे फेज में मार्केट ने अफोर्डेबल हाउसिंग की समस्या को ठीक करने के बजाय पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी ही बदल दी। कमजोर बिल्डर की जगह ब्रांडेड बिल्डर्स आए,
छोटे फ्लैट्स की जगह बड़े कॉन्फ़िगरेशंस आए, मिडिल क्लास वॉल्यूम की जगह वेल्दी बायर्स का वैल्यू आया, हाउसिंग की जगह लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आया। यानी नोएडा लग्जरी मार्केट इसलिए नहीं बना कि पूरा नोएडा अमीर हो गया, वो लग्जरी मार्केट इसलिए बना क्योंकि लैंड महंगी हो गई, एफोर्डेबल डेवलपमेंट फाइनेंशियली अनअट्रैक्टिव हो गया, डिलीवरी रिस्क के बाद बायर्स ने ब्रांडेड डेवलपर्स को प्रीमियम देना स्वीकार किया और पॉलिसी ने हाउसिंग सप्लाई को लोकल इनकम से जोड़ने की बजाय लैंड रेवेन्यू और मार्केट एब्जॉर्प्शन पर छोड़ दिया। इसलिए नोएडा के पुअर इकोनॉमी विथ रिच हाउसिंग वाले पैराडॉक्स की जिम्मेदारी केवल बिल्डर की नहीं है। बिल्डर ने तो अवसर का इस्तेमाल किया, बैंक ने रिस्क को पर्याप्त रूप से नहीं रोका, इन्वेस्टर्स ने स्पेकुलेशन बढ़ाया, लेकिन गेम के रूल्स सरकार और डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने बनाए थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी सिस्टम की है जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग को एक परमानेंट पब्लिक ऑब्जेक्टिव नहीं, शुरुआती अर्बन एक्सपेंशन का टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट समझा। आज नोएडा के सामने असली सवाल यह नहीं है कि यहां 10 करोड़ का अपार्टमेंट क्यों बन रहा है। असली सवाल यह है कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले एग्जीक्यूटिव के ड्राइवर, उसके बच्चों की टीचर, हॉस्पिटल की नर्स, रेस्टोरेंट के वर्कर और ऑफिस के जूनियर एम्प्लॉय कहां रहेंगे। यदि उनके लिए घर नोएडा में नहीं है तो नोएडा एक पूर्ण सिटी नहीं है। यह केवल एफ्लुएंट लोगों का प्रॉपर्टी मार्केट और बाकी लोगों का वर्क प्लेस बनता जा रहा है। और जिस दिन किसी शहर में काम करने वाले लोग उस शहर में रहने की हैसियत और क्षमता खो देते हैं, उस दिन हाउसिंग क्राइसिस केवल गरीबों की समस्या नहीं रहती। कम्यूट बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, सर्विसेज महंगी होती है, वर्कर्स बार बार बदलते हैं, फैमिलीज टूटती हैं और अंततः इस सो कॉल्ड लग्जरी सिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गिरने लगती है। नोएडा की कहानी हमें यह बताती है कि शहर चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और महंगे क्लब हाउस से नहीं चलता। शहर तब बनता है जब उसे चलाने वाला सामान्य नागरिक भी उसके भीतर सम्मान के साथ रह सके। नोएडा ने दिल्ली से सस्ता घर देने का सपना बेचकर अपनी शुरुआत की थी। अब चुनौती यह है कि कहीं वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास को अपने ही शहर से बाहर करके अपनी सफलता की कीमत न चुकाते। नोएडा की कहानी दरअसल किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के अर्बनाइजेशन और हाउसिंग पॉलिसी के लिए एक केस स्टडी है, और यह केस स्टडी अनफॉर्चुनेटली गलत वजहों से ज्यादा है। शुक्रिया।